हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कि मौर्य वंश के बाद किस शासक या वंश का उदय हुआ। कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो ऑप्शन ए है कर्ण वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी है शक वंश और ऑप्शन डी है सातवाहन वंश। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश। अब हम शुंग वंश के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो क्या होगा पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाता है आपसे कि डायनेस्टी से बारे में कौन किसके संस्थापक हैं, तो पूछ लिया जाता है। तो मौर्य के बाद कौन आया था, तो शुंग वंश आया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और शुंग वंश की स्थापना किसने की है, तो पुष्यमित्र शुंग ने की है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अगर हम बात करते हैं वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण। जो समतल दर्पण होता है उसमें हमारा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए सोना चांदी या सराफा से, ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियों से, ऑप्शन सी निगम ऋण पत्र से, या ऑप्शन डी है कटे फटे पुराने करेंसी नोट से। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं गिल्ट एज्ड बाजार की, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, आरबीआई। आरबीआई। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी दोस्तों, 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, कौन और केंद्रीय बैंक कौन सा भारत का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि विजय घाट किस नेता का समाधि स्थल है। देखिए दोस्तों, इनके स्थल से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस नेता का कौन सा स्थल है, तो अच्छे से याद रखेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ आज के बाद भूलना नहीं है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है कि विजय घाट किस नेता का समाधि स्थल है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो विजय, अगर हम बात करते हैं विजय घाट की, तो विजय घाट किससे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो ऑप्शन, इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। अब बात करते हैं हम इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, तो इंदिरा गांधी कहते हैं दोस्तों शक्ति स्थल। क्या कहेंगे, शक्ति स्थल। शक्ति स्थल के नाम से इंदिरा गांधी की समाधि को जानते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी बहुत पॉपुलर है दोस्तों, जानते हो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, राजघाट। कौन सा दोस्तों, राजघाट। राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी का है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो शांति वन। क्या है दोस्तों, शांति वन। शांति वन के नाम से जो समाधि स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू के जी का समाधि स्थल है। ठीक है, अच्छे से याद हो गया आपको चारों ऑप्शन, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है,
विजय घाट किसका है? तो विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अब हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों। ये करंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं डेली 5-6 सवाल डेली करंट के लाता ही हूँ। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस सेट दीजिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ऑकस कैसे है दोस्तों? AUKUS, इसको ओकस कह दिया। 3 देश शामिल हैं, तो AU से आप याद रख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, AU से ऑस्ट्रेलिया, और यूके से ब्रिटेन हो गया दोस्तों, यूके, और USA से आप याद कर लीजिए अमेरिका। ठीक है, अब ओकस से आपको तीनों अपना आप याद हो जाएंगे कौन कौन से देश हैं। AU से तो ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके हो गया ब्रिटेन, और US से हो गया अमेरिका। तो जैसे नाम में ही आपको याद हो जाएंगे, तो कौन से हैं? अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ये सभी। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा दोस्तों? ये सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और पसंद भी आ रही होगी दोस्तों। जिस दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, कि हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है भूमध्य सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में, और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर हम बात करें तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस कहाँ हुआ दोस्तों? हिंद महासागर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, हिंद महासागर में आयोजन किया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीती है। यह ट्रॉफी पहली बार कब आयोजित हुई थी? पहली बार कब खेले गए थे? ये ट्रॉफी कब हुई थी आयोजित? तो ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे। पहले तो हमें इसमें याद रखना है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो जीती है वो किसने जीती है? भारत ने जीती है। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है दोस्तों, इतना याद हो रखना है। फिर ये कब हुई थी आयोजित? तो ऑप्शन ए है 92-93 में, ऑप्शन बी है 1994-95, 1996-97, या डी है 1998-99। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 96-97 में शुरू की गई थी दोस्तों ये। ठीक है, पहली बार। अच्छे से याद रखना कि किसने जीती है? भारत ने जीती है। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणु अणु IITR 00693 की खोज किसने की? ठीक है, तो IIT जोधपुर ने की है, IIT खड़गपुर ने की है, IIT रुड़की ने की है, या IIT दिल्ली ने की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब देखिए याद करना, हमें याद कैसे करना। IIT क्या आ रहा है इसमें? आर आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? आर। तो आर से डिनोट करना आपको IIT रुड़की। IIT रुड़की कभी भी नहीं भूलेंगे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। आपको बिल्कुल जवाब देखेंगे ना, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि IITR, आर से क्या है? रुड़की। तो IIT रुड़की ने विकसित किया दोस्तों ये। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे अब आप इसे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मैथेनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया है? पहली बार हुआ दोस्तों, पहली बार तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। किससे चल रही है दोस्तों? मैथेनॉल से चल रही हैं। बसों का कहाँ प्रारंभ किया दोस्तों? तो दिल्ली में, पुणे में, बेंगलुरु में, या मुंबई में। तो कहाँ हुआ है दोस्तों? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बेंगलुरु। कहाँ शुरू किया गया? बेंगलुरु में शुरू किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो आधारित है दोस्तों। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, और ऑप्शन डी है स्व प्रेरण के सिद्धांत पर।
तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है वो किसके कार्य करता है दोस्तों? किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कि कोई भी जो हाई कोर्ट हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी है राज्य का राज्यपाल। अब दोस्तों कौन करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। इसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों को कि अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं और उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय हर स्टेट के अलग अलग होते हैं दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमारा एक ही है, तो उनके तो सभी ही राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ राज्यपाल और राष्ट्रपति में कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। बट आपको याद रखना है कि जो इनके हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? अब याद रखना दोस्तों आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी गोपालचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय पूछ रहा है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा कि सी राजगोपालचारी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगर ये पूछता आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय ना पूछे, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए थे तो तब कौन था दोस्तों? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर भारतीय पूछता है तो सी राजगोपालचारी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है विश्व में? तो ऑप्शन ए है थेरेसा मे, ऑप्शन बी है एस भंडार नाइके, सी है एंटी रीना, और डी है इंदिरा गांधी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, एस भंडार नाइके। अब ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ की हैं, तो दोस्तों श्रीलंका। कहाँ की थी? श्रीलंका की हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे, श्रीलंका की थी, पहली विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी महिला। ठीक है, कौन? एस भंडार नाइके। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 क्या कह रहा है, कि नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो किस में मनाया जाता है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं नुआखाई, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों, उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एसएससी में पूछा गया है, उत्सव से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो अच्छे से याद रखेंगे। मैंने उत्सवों की वीडियो आपके लिए, कैसे स्टैटिक जीके की वीडियो मैंने बनाई हुई है दोस्तों, तो उसे भी देखेंगे आप लोग, और अच्छे से याद रखेंगे कि नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं या किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए सितार से, ऑप्शन बी तबला से, ऑप्शन सी गिटार से, और ऑप्शन डी है बांसुरी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम बात करते हैं पंडित रविशंकर की, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार वादक थे। कौन थे दोस्तों? ये सितार वादक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। वाद्य यंत्र उनके संबंधित वादक, मैंने स्टैटिक जीके की वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप अच्छे से मेरी चैनल पर जाकर स्टैटिक जीके की वीडियो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी दोस्तों। और कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में, और कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। अब आता संस्थापक कौन है दोस्तों,
तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब बात आती है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय, पहले इनको राम मोहन राय नाम था, तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, पूछा जाता क्वेश्चन, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय, याद रखेंगे दोस्तों, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की थी, तो आर्य समाज। अच्छे से जानते हैं ना आप आर्य समाज, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे, एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, तो अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही कर पा रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि छत्तीसगढ़ राज्य का बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। पहले तो हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि बैलाडीला कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है, और किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए है तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी है तांबा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ राज्य का बैलाडीला। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हमसे कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार दोस्तों किस राज्य में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में और ऑप्शन डी है असम में। अगर हम बात करते हैं यूरेनियम की, तो भारत में सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, कडप्पा जिला है दोस्तों, कडप्पा जिले के अंदर स्थान है दोस्तों, वहां पाया जाता है। तो आपको जिले का नाम याद रखना, क्या हो जाए कडप्पा, और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अच्छे से याद हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, कि कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मानक समय रेखा या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कि भारत को 2 बराबर हिस्सों में कौन सी रेखा बांटती है दोस्तों, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा बांटती है। और कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरी थी। मैंने कल आपको ट्रिक भी बताई थी कि मित्र पर गमछा झार, 8 के 8 मैंने आपको राज्य के नाम भी बताए थे। ठीक है, तो अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो ऑप्शन बी कर्क रेखा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो अच्छे से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।